नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट मिनिस्टर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे एनसीपी कोटे से मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। गंभीर आरोप उनके ऊपर थे। उनको इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी के नेता अजीत पवार से काफ़ी उनको एक तरह से सिफारिश करनी पड़ी, मिन्नतें करनी पड़ी कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए आप कहिए। तो खैर, धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया है और इस इस्तीफे की वजह से एक राजनीतिक हलचल जो महाराष्ट्र में सरकार बनने के पहले से लेकर अभी तक लगातार जारी है, वो एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन बीजेपी की सरकार को है, देवेंद्र फडणवीस को, और एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एनसीपी के नेता अजीत पवार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी तक इस सरकार को चुनौतियां अक्सर ज्यादातर एकनाथ शिंदे की ओर से, शिवसेना की ओर से मिलती रही हैं, लेकिन अब एनसीपी की तरफ से भी एक कहा जाए कि चुनौती मिल रही है। हालांकि चुनौती एनसीपी ने पेश जरूर की लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दबाव आखिरकार काम आया और इस्तीफा दिया है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद अब वहां की राजनीतिक सरगर्मी किस तरफ जाएगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि इतनी आसानी से धनंजय मुंडे ने इस्तीफा नहीं दिया और अब अगर दिया भी है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे और राजनीतिक स्थितियां भी बदलेंगी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार देखते हैं धनंजय मुंडे ने क्या दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की प्रसन्नता कितनी दिखाई पड़ रही है अपने मंत्री का इस्तीफा लेने के बाद, पहले देवेंद्र फडणवीस को सुना जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धनंजय मुंडे के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सर, उशीर झाला असं म्हटलं जात आहे। तो सूचना दी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब उसको भेज दिया गया है राज्यपाल के पास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के लिए देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उतनी मेहनत की जितना एनसीपी के नेता अजीत पवार को धनंजय मुंडे को मंत्री बनाने के लिए भी नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि बड़े दबाव थे और जो मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और जिस तरह के आरोप थे धनंजय मुंडे के अपने उनके सहयोगियों के ऊपर, जिनको बचाने के आरोप थे, जिनका साथ देने का आरोप था, उसको लेकर पूरी की पूरी सरकार ही घिरी नजर आ रही थी। अमलेंदु जी, ये जो एक तरह से प्रसन्नता देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर दिख रही है कि धनंजय मुंडे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, ये इसके बहुत राजनीतिक मायने निकल रहे हैं और साफ दिखाई पड़ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने के लिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने के लिए और लगातार सवालों के घेरे में थे। सरकार बनते ही आ गया था। वो जो बीच के एक सरपंच थे संतोष देशमुख, उनकी जान लिए जाने के मामले में इनके ऊपर आरोप लग रहे थे धनंजय मुंडे के ऊपर, क्योंकि उसमें जो अभियुक्त है वाल्मीकि कराट, वो इनका काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी था और खुद धनंजय मुंडे कह चुके थे कि वो उनका नज़दीकी है। उसके साथ फिर उसके चित्र जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। खुद इनकी चचेरी बहन जो है गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, वो भी सवाल उठा चुकी थी। सहयोगी दल जो थे वो सवाल उठा रहे थे। विपक्ष तो इस पर सवाल उठा ही रहा था कि किस तरीके से धनंजय मुंडे को ये सरकार बचा रही है इसमें और उनके उसमें हो रहा है काम, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव बना हुआ था। तो अब बताया ये जा रहा है समीर जी कि इस्तीफा तो उनका 2 दिन पहले ही लिया जा चुका था और अजीत पवार ने वो इस्तीफा उनका ले लिया था और काफ़ी ज़्यादा उनके घर पे, अजीत पवार के घर पे बैठक हुई थी और उसमें मुंडे भी थे और उसमें उनका इस्तीफा लिया गया और धनंजय उन्होंने अपने पास रख लिया था अजीत पवार ने ये इस्तीफा। तो यानी एक तरीके से अजीत पवार जो हैं वो फिलहाल संकट मोचक की स्थिति में आए हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि अगर धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं होता तो या तो वो बर्खास्त किए जाते और बर्खास्त किए जाते तो एक बवाल होता। तो यानी एक शर्मिंदगी से देवेंद्र फडणवीस को बचाने का काम अजीत पवार ने फिलहाल किया है, ये समझ में आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से
चीज़ें चल रही हैं महाराष्ट्र में, तो ये इस्तीफों की शुरुआत है। पहला इस्तीफा भी हुआ है और भी इस्तीफे इसमें हो सकते हैं, चाहे मंत्री पद से हो या अन्य पदों से हो, चूंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो महायुति में समीर जी चल रहा है। जी बिल्कुल अमरेंदु जी, इसमें महायुति में काफ़ी इस तरह के जो संघर्ष हैं वो लगातार जारी हैं सरकार बनने के बाद से ही, और पहले जो संघर्ष चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन जो जिस तरह का जो इन पर आरोप रहे इनके सहयोगियों पर अवैध वसूली को लेकर उनके साथ जो उनको मारा गया, उनकी जान ली गई, इस तरह के आरोप और सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला, जुड़ा विभाग वो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो मुख्यमंत्री के अलावा भी उनकी जो जिम्मेदारी थी और उनकी इस्तीफा लेना उनकी कितनी बड़ी मजबूरी थी ये भी साफ दिखा रहा है। लेकिन ये जो महायुति गठबंधन में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, एनसीपी के नेता अजित पवार ने इस्तीफा देने के लिए कहा धनंजय मुंडे को। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, तो उनकी बात वो मानेंगे, लेकिन एनसीपी के नेता अजित पवार अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर सरकार को शर्मिंदगी से भले ही बचा रहे हैं, लेकिन पार्टी उनकी इससे उस पर बेअसर रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एनसीपी के नेता हो अजीत पवार चाहे एकनाथ शिंदे, वो खुद भी उनके सामने एक दोहरी विवशता जो दिखाई पड़ती है कि एक अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उनको किस तरह से समन्वय बनाना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के में शामिल रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये दोनों चुनौतियां, एक तरफ उन्होंने शर्मिंदगी से तो बचा लिया है, लेकिन धनंजय मुंडे को मंत्रालय से निकाल देना ये उनके अपने समर्थकों, अपने नेताओं और अपनी पार्टी के लिए अब एक मुश्किल में डालने वाला कदम हो सकता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, काफ़ी मुश्किल वाला कदम हो सकता है अजीत पवार के लिए। हालांकि अजीत पवार ने फिलहाल उनका इस्तीफा लिया है, और जो धनंजय मुंडे की पत्नी है करुणा शर्मा मुंडे, जो उनसे अलग रहती हैं, उनका 2 मार्च को ही वक्तव्य आ गया था कि उनका इस्तीफा सत्र से पहले हो जाएगा, और उनका इस्तीफा एक तरीके से लिया जा चुका है, और बहाना जो है वो बताया जाएगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और यही बात धनंजय मुंडे ने अपने इस्तीफा लिखते समय कही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। यानी अभी भी इस्तीफा जो दिया है उन्होंने, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि वो किसी जिम्मेदारी ले रहे हैं या उनके ऊपर क्या आरोप है। स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा उन्होंने दिया है। लेकिन ये भी मतलब बड़ी हैरानी की बात है, उनके इस्तीफे की जो कॉपी है तो मराठी में, लेकिन हम लोग उसको दिखाएंगे अपने दर्शकों को एक बार कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की सरकार बने कितने दिन हुआ और स्वास्थ्य इतना खराब था कि वो मंत्री बनने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी रहा होगा, लेकिन उस समय उन्होंने वो मंत्री बने और अब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा वो दे रहे हैं। ये मराठी भाषा में जो धनंजय मुंडे का ट्वीट है उसको अगर हम देखें कि वो क्या लिख रहे हैं, तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी का कि ये उनकी जो प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। लेकिन जो अभी अमलेंदु जी ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से धनंजय मुंडे स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, जबकि उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आरोप ये कि वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो किसी की जान लेने के लिए उसमें अभियुक्त हैं, आरोप हैं उन पर, और जो उस व्यक्ति की जान लेने के लिए जो अवैध वसूली का विरोध करता रहा, सरपंच का। तो इतने गंभीर आरोप जो सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। धनंजय मुंडे के ट्वीट का अगर हम हिंदी में उसका अनुवाद करें तो वो उसकी मीनिंग ये निकल रही है कि मेरी पहले दिन से ही दृढ़ मांग रही है कि बीड जिले के मासाजोग में संतोष देशमुख के नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। मेरी सूझबूझ और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसलिए चिकित्सा कारणों से भी मैंने कैबिनेट में अपने मंत्री पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। तो ये मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने अपना मुख्यमंत्री को अपना एक मिनिस्टर के तौर पर इस्तीफा सौंप दिया है, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, डॉक्टरों की सलाह पर यह किया है। लेकिन
उनका पूरा ट्वीट ये दिखा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से भले ही वो बता रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके लिए ये उससे स्पष्ट हो रहा है कि किन परिस्थितियों में इस्तीफा धनंजय मुंडे ने दिया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये जो दिया है धनंजय मुंडे ने, अभी देखना ये होगा कि इसका क्या असर पड़ता है महाराष्ट्र की राजनीति पर, और ये संयोग है या प्रयोग है या इस्तीफों की अब शुरुआत हुई है। क्योंकि कई मंत्रियों के ऊपर तलवार लटक रही है इस्तीफे की, कि उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, और उधर जिस तरीके से सरकार में लगातार जो आपस में चल रहा है संघर्ष की स्थिति है। इधर समीर जी, जो एक केंद्रीय मंत्री है रक्षा खड़से, उनकी बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और यौन उत्पीड़न एक तरीके से कहा जा सकता है उसको, या यौन दुर्व्यवहार किया कहा जा सकता है, वो हुआ। उसके बाद उनको खुद जाकर जो थी थाने में जाकर FIR लिखानी पड़ी, और उसमें जो नाम आ रहे हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, और वो शिंदे के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं। तो यानी इस तरीके से अब जो सहयोगी दल हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत बन रहे हैं। और यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मोदी जी की मंत्री हैं, मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी बेटी के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से पंगु सरकार जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है। तो अब ये धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस ने अब टेक ओवर करना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री हैं वो ये बताना शुरू कर दिया है, ये भी समझा जा सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा मांगा था, मुंडे ने इस्तीफा नहीं दिया, तो अजीत पवार को बैठक बुलानी पड़ी अपने घर पर, और वहाँ उनको बुलाया गया और वहाँ उनसे इस्तीफा लिया गया। अब उनकी जो पत्नी है जो उनसे अलग रह रही हैं, उनका यही कहना है कि धनंजय मुंडे जो थे वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, और अजीत पवार ने जबरन उनका इस्तीफा लिखवा लिया। ये इस तरीके के बयान उनके आए हैं समीर जी। अब कहा यह जा रहा है कि मुंडे को जो सेरेब्रल बेल्स पाल्सी जो बीमारी होती है शायद वो हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अब ये है कि वास्तव में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अभी बोलने में दिक्कत बहुत लोगों को होती है। और अभी कुछ ही दिन पहले से ही तो ये शुरुआत नहीं हुई होगी, अभी तो मंत्री नए नए बने ही हैं। नए नए मंत्री बने हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि जो अगर शुरुआत हुई इसकी तो लंबे समय से हो चुकी होगी। तो अब उसका इलाज कराना है, जैसे वो कह रहे हैं कि उनको इलाज कराना, तो इलाज पहले भी कराया जा सकता था, और इलाज कराते समय आप काम नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी है। तो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं है। चूंकि धनंजय मुंडे पर काफी सवाल उठ रहे थे, विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था, तो अब जो है वो सरकार घिरी हुई थी, तो एक रास्ता निकाला गया है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर जिस तरह से दबाव था सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा था, और रक्षा खड़से का भी मामला है जो अमलेंदु जी अभी बता रहे हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार हमलावर है। उसमें अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा एक तरह से इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि उस सारे मामले से, उन आरोपों को लेकर सरकार भी ये जान चुकी थी कि ये सारी घटनाएं हुई हैं, और उसमें उसके अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों का नाम शामिल है। निश्चित तौर पर यही वजह हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो इस्तीफे होते नहीं है, ऐसा कहा जाता है पिछले कुछ समय से। और किसी भी मंत्री के ऊपर कितने भी बड़े आरोप हो, उनके मंत्रालय में कितने भी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाए, लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। धनंजय मुंडे का अब इस्तीफा अगर हुआ है, हालांकि वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी के कोटे से मिनिस्टर थे, एनसीपी के नेता हैं, अब अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब यह माना जाए कि क्या और भी इस्तीफे होंगे, क्योंकि इस्तीफे ऐसे कई नेता हैं जिनसे मांगे जा रहे हैं। फिलहाल विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, अब विपक्ष जाहिर सी बात है कि वो बताएगा कि उनके दबाव में इस्तीफा लेना पड़ा मुख्यमंत्री को, लेकिन जाहिर सी बात यह भी है कि इस्तीफा अगर लिया गया है तो जो आरोप लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं पुष्टि को स्वीकार कर रही है सरकार भी। सुनते हैं आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है उसके नेता हैं आदित्य ठाकरे, इस इस्तीफे पर, धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, अब गवर्नर आगे एक्शन के लिए। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। सरकार
तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं आदित्य ठाकरे। अगर कानून व्यवस्था इस तरह की रहेगी तो यहाँ कौन इन्वेस्ट करने आएगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरफ जाएगी, इसको लेकर अभी हम लोग चुनाव से पहले भी बड़े आरोप लगे थे। एकनाथ शिंदे उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी कि इन्वेस्टमेंट तो महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। अमलेंदु जी, वो जा रहा है गुजरात। संजय राउत लगातार उस मुद्दे को उठाते रहे चुनाव में। हालांकि उस मुद्दे का लगता है महाराष्ट्र की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनके उन आरोपों को जनता ने खारिज किया और महायुति गठबंधन को एक बार फिर बहुमत दिया। लेकिन अब महायुति गठबंधन में भी दिखाई पड़ रहा है कि आपस में इन तीनों पार्टियों के बीच तालमेल कैसा है। सरकार बनाने में मुश्किलें हुई, चुनाव लड़ने में मुश्किलें हुई, सरकार बनने के बाद अब सरकार चलने में भी किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने जो बीड में जहां पर यह घटना हुई जिसकी वजह से धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बारे में उन्होंने बहुत गंभीर टिप्पणी की है। प्रियंका चतुर्वेदी लिख रही हैं कि बेशर्मी है उनकी, विवेक बुद्धि को मंत्री पद से हटने का फैसला लेने में इतना समय लग गया। उन्हें तो उसी दिन कर लेना चाहिए था जिस दिन सरपंच की हत्या हुई थी। इस खबर के अनुसार पुलिस और राजनीतिक सहयोगियों के नापाक गठजोड़ के कारण पिछले 5 सालों में बीड में 300 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। संतोष देशमुख की दर्दनाक हत्या के विवरण से राज्य सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए थी, लेकिन वे धनंजय मुंडे को बचाने में लगे रहे। शर्मनाक। तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और ये वो आरोप है जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये प्रियंका चतुर्वेदी का दावा है कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारे इतनी वहां पर घटनाएं हुई हैं। तो ये बड़े आरोप है। और अमलेंदु जी, इसमें जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन आएगा, तो कैसे आएगा, कौन लेकर आएगा। अब इन्वेस्टमेंट को लेकर अब एक बार फिर वो सवाल उठेंगे और विपक्ष कहेगा, जो संजय राउत कहा ही करते थे कि महाराष्ट्र में अब इन्वेस्टमेंट आई कहां से रहा है जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी। और जाहिर सी बात है कि अब तो वो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी उसके हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, मुख्यमंत्री भी उसके, और आप कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि परेशान कर रहा था कोई सहयोगी या सरकार दबाव में थी। अब सरकार दबाव में किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब बहुमत मिला है और देवेंद्र फडणवीस खुले हाथ से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे जो है, उनके पास जो विभाग हैं या उनके मंत्रियों के पास जो विभाग है उनमें जांच बैठ रही है। हाँ। तो इसका मतलब आप 56 इंच की छाती वाले मुख्यमंत्री या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर आपको इतना समय धनंजय मुंडे का त्यागपत्र लेने में क्यों लग गया? जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के एमएलए हैं नाना पटोले, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, नाना पटोले का, कि सरकार जो है वो दोषियों को बचाती है, क्योंकि अगर इस्तीफा लेने में इतना समय लग गया तो ये साफ है कि सरकार जो बचा रही है। और महाराष्ट्र मंत्री परिषद में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं या जो अपराध में लिप्त हैं, उनके इस्तीफे होने चाहिए। और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सवाल नाना पटोले पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं नाना पटोले ने क्या कहा है। लेकिन ये अब बड़ा सवाल है कि जिन पर दूसरे मंत्रियों पर आरोप हैं, और निश्चित तौर पर बीजेपी के भी कुछ मंत्री होंगे, दूसरे सहयोगी दलों के भी होंगे, अब उनके इस्तीफे का भी दबाव बढ़ेगा देवेंद्र फडणवीस पर और भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे राज्यों में भी। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कारण बताया जाता है कि इस्तीफा नहीं हो सकता है कि जब तक किसी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित ना हो जाएं। लेकिन ये वो आरोप है जो साबित नहीं हुए। आरोप तो बहुत ही गंभीर हैं लेकिन साबित नहीं हुए हैं, फिर भी इस्तीफा लिया गया है, तो ये दबाव बढ़ेगा। सुनते हैं कांग्रेस के नेता विधायक नाना पटोले क्या कह रहे हैं इस इस्तीफे को लेकर, धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर। सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब ये सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था। विधानसभा का भी दिशाभूल उन्होंने की थी, महाराष्ट्र की जनता की दिशाभूल की थी, ये स्पष्ट हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं, ऐसे मंत्रियों पे कब कार्रवाई करेंगे, यह भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा होगा। तो इतना समय क्यों लगा धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर? जाहिर सी बात है कि समय लगा, इसलिए लगा कि वो सहयोगी दल के नेता हैं और उनके इस्तीफे के लिए देवेंद्र फडणवीस को पहले अजीत पवार को मनाना पड़ा, तब कहीं जाकर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये सारी चीजें बता रही हैं कि कितनी जो एक समन्वय है तीनों पार्टियों के भीतर वो किस तरह का है,
कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने में इतना समय लग गया, लेकिन इस्तीफा ले लिया देवेंद्र फडणवीस ने। ये उनकी जो एक मजबूती इसमें दिखा रही है कि सरकार में वो कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं और उस चीज को जाहिर भी कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। उससे पहले मंत्रियों के जो निजी सचिव और उनके सहायकों की नियुक्ति का मामला था, उसकी फाइल भी आदेश दिया गया कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई अपना पीआरओ ओएसडी भी नहीं बना सकता है। ये सब चीजें दिखा रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से गठबंधन की सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं और महायुति के भीतर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन अजीत पवार को उन्होंने मना लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अजीत पवार को तो मना लिया, लेकिन धनंजय मुंडे का इस्तीफा इतना छोटा काम भी नहीं है। एनसीपी में, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल समीर जी, चूंकि दोनों बार जब भी एनसीपी टूटी है, दोनों बार धनंजय मुंडे की उसमें बड़ी भूमिका रही है एनसीपी तोड़ने में। अजीत पवार के साथ, यानी एक तरीके से कहा जाए छगन भुजबल और धनंजय मुंडे, इन दो की जो है बड़ी भूमिका रही दोनों बार एनसीपी तोड़ने में। तो अब ये जिस तरीके से रहे हैं साथ में अजीत पवार के, तो अजीत पवार क्या कमजोर होंगे अब धनंजय मुंडे के इस्तीफे से? ये हो सकता है कि अजीत पवार कमजोर हों, या ये भी हो सकता है समीर जी कि अजीत पवार ने अब देवेंद्र फडणवीस के साथ संबंध अच्छे कर लिए हों, चूंकि शिंदे को जिस तरीके से वहाँ किनारे किया जा रहा है और शिंदे पे आफत आई हुई है, तो देवेंद्र फडणवीस उसमें अपना रास्ता तलाश रहे हो बेहतरी का। तो अब वो इस तरीके से अब धनंजय मुंडे टाइप के लोगों से अब छुटकारा पाना चाहते हो तो छुटकारा ले रहे हो। लेकिन ये बड़ी घटना है समीर जी, ये छोटी घटना नहीं है, चूंकि काफी समय लग गया इस बात को इस्तीफा लेने में उनसे, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार को। पहले तो वहाँ मंत्री परिषद बनने में ही काफी समय लगा, फिर उसके बाद फिर समय लगा विभागों के बंटवारे में। तो अब ये इन पे जो आरोप लगे, और बताया जाता है कि 8 फोटो जो हैं वो इनके वायरल हुए उसके साथ में, कराट के साथ में। अविनाश जी से भी हम चाहेंगे, हमारे साथी जो हैं वो इस पर जानकारी दें ज़्यादा। बिल्कुल अविनाश, थोड़ा इस घटना के बारे में, जिसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, जो संतोष देशमुख की जो हत्या हुई थी, उसके एक हफ्ते बाद, क्योंकि सीधे सीधे जो आरोप लगाए गए थे, शुरुआत से जो आरोप थे धनंजय मुंडे के ऊपर लग रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके जो आरोप थी एक तरीके से धनंजय मुंडे को शुरुआत में ही क्लीन चिट दे दी थी। और देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, महत्वपूर्ण विभाग भी उनको सौंपा, जबकि लगातार धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी की डिमांड हो रही थी। और ये डिमांड कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि बीजेपी के भीड़ के जो विधायक हैं उनकी तरफ से डिमांड चल रही थी। यानी एक तरफ तो बीजेपी धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी की डिमांड कर रही थी, और दूसरी तरफ दोस्ती के लिए उनको मंत्रिमंडल में देवेंद्र फडणवीस शामिल भी कर रहे थे। और चाहे एनसीपी का मामला हो चाहे फडणवीस हो, वो लगातार धनंजय मुंडे को क्लीन चिट पर क्लीन चिट दिए जा रहे थे। लेकिन जब लोकल बीजेपी लीडरों की, यदि आप भीड़ के बीजेपी लीडर्स हैं उनकी बात करें, तो वो शुरुआत से ही खुलकर इस चीज़ को बोल रहे थे कि जो संतोष देशमुख की जो हत्या हुई है उसके तार सीधे सीधे धनंजय मुंडे से ही जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि कराड़ जो मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया था, उसने तब सरेंडर किया जब धनंजय मुंडे के ऊपर सरकार की तरफ से प्रेशर आया कि भाई आपका जो करीबी कट्टर सहयोगी जो आपका है उसका सरेंडर आप करवाइएगा। जब विपक्ष की तरफ से सीधा अल्टीमेटम दिया गया सरकार को, तो वाल्मीकि कराड़ अपने आप जाकर पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर देते हैं। ऐसा संभवतः कहीं नहीं हुआ होगा कि एक आरोपी सिर्फ अपने नेता को बचाने के लिए कि भाई उन पर दबाव है और वो जाकर सरेंडर कर रहा है। मतलब पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है, वो खुद जाकर पुलिस के पास जा रहा है। और इसके बाद भी आपने पिछले दिनों भी बात हुई थी, पिछले महीने जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया था धनंजय मुंडे को लेकर, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई किसी पर भी आरोप लग सकते हैं, यदि इस तरीके से इस्तीफे होंगे तो सभी कैबिनेट मंत्री निकाल दिए जाएंगे। और अब जो इस्तीफा हुआ है वो 1 मार्च को जो एसआईटी जांच कर रही है इस मामले की, उसने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है, और चार्जशीट में ही इन फोटोज का जिक्र है। और ये फोटो जो 8 फोटो वायरल हो रहे हैं, ये आरोपियों ने खुद ही खींचे थे। जब संतोष देशमुख की उन लोगों ने हत्या की थी, तो उस सेल्फी ली गई थी, उसमें से कई सेल्फी तो ऐसी हैं मतलब दिन में उनको दिखाया नहीं जा सकता। मतलब एक तरीके से पहले उनकी बेइज्जती की गई, उसके बाद उनका मर्डर किया गया। और जब पुलिस ने जांच की तो ये सारे के सारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो आरोपियों के मोबाइल के अंदर ही बरामद किए गए हैं। और उसके बाद जब ये फोटो वायरल हुए हैं, 8 फोटो जो बताए जा रहे हैं, उसके बाद धनंजय मुंडे पर फिर दोबारा से प्रेशर बना है, क्योंकि भीड़ की हालत बहुत ही ज़्यादा एक अनियंत्रित हो गए हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि भाई जब खुला एक तरीके से सब कुछ सामने आ गया है कि तो फिर धनंजय मुंडे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
अब कार्रवाई के नाम पर उनका इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन सीधा सीधा ये, क्योंकि अब ये सरकार भी एक तरीके से मान रही है कि इस मामले में कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे के तार जुड़े हुए हैं, तो क्या धनंजय मुंडे को अब सरकार गिरफ्तार भी करेगी? बिल्कुल। अब ये दबाव बढ़ ही गया है कि धनंजय मुंडे को क्या गिरफ्तार करेगी। और दूसरी बात ये कि क्या जिन दूसरे लोगों पर आरोप हैं, तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं, क्या उनके भी इस्तीफे होंगे और फिर उनकी भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि अब तो ये पूरी एक श्रृंखला बन जाएगी। नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि धनंजय मुंडे का भी दबाव होगा कि मेरा ही इस्तीफा क्यों, दूसरे लोगों का क्यों नहीं। भले ही कह रहे हैं कि वो बीमार हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह कि अब तक धनंजय मुंडे को बचा कौन रहा था? सीधी बात, क्योंकि धनंजय मुंडे जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जब 2020 में जब सरकार बनी थी, 19 में जब बगावत की थी अजीत पवार ने, ये 48 घंटे के लिए सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस, उस समय ध्यान होगा, तो उस समय भी धनंजय मुहूर्त में शपथ लिया था, ये सबसे ज्यादा उसमें ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ, सुबह से मतलब लोग वाग उठे भी नहीं थे, और सुबह जब उन्होंने देखा ब्रेकिंग न्यूज की सरकार बन गई है, मतलब लोग वाग तो सोच रहे थे कब राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन रातों रात हटता है, किसी को कोई खबर नहीं होती है कि भाई महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। और सुबह जब लोग वाग उठते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ था कि अखबारों की हेडलाइंस और टीवी की हेडलाइंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग थी। तो ये भी देखा गया है। लेकिन उस समय भी अजीत पवार के साथ जिन लोगों ने बगावत की थी, उनमें एक सबसे बड़ा नाम धनंजय मुंडे का ही था। और अजीत पवार से जो शरद पवार के कैंप में जो विधायक वापस लौटे थे, उसमें सबसे लास्ट में धनंजय मुंडे गए थे, और ये कहा गया था कि अजीत पवार ने उनको भेजा था कि भाई अब तुम भी चले जाओ, यहाँ कुछ बचा नहीं है। तो और उसके बाद जब दोबारा भी जब बगावत हुई, तब भी धनंजय मुंडे सबसे आगे थे। धनंजय मुंडे को अजीत पवार एक दूसरा मामला यह भी है कि जो ओबीसी विधायक हैं, वो एनसीपी के पास में धनंजय मुंडे का कद का इस समय कोई नहीं बचा हुआ है, क्योंकि छगन भुजबल को तो अजीत पवार ने एक तरीके से साइड कर दिया है। तो छगन भुजबल की काट के लिए उनके पास में धनंजय मुंडे थे, और अब धनंजय मुंडे खुद ही मुसीबत में फंस गए हैं। अजीत पवार उनको बचाने की कोशिश तो बहुत की, लगातार वो यही बोलते रहे कि भाई खाली आरोप लगा देने से हम इस्तीफा किसी से नहीं मांगेंगे। लेकिन जब ये फोटो वायरल हुए हैं और फोटो में साफ साफ आरोपियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और वो जो फोटो भी हैं उन्हीं के आरोपियों के मोबाइल से ही बरामद हुए हैं, उसके बाद अजीत पवार के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि धनंजय मुंडे से इस्तीफा ना लिया जाए। उन्होंने धनंजय मुंडे से कहा होगा कि भाई अब पानी सर से ऊपर से निकल गया है कि अब हम खुद ही नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सबूत सामने आ गए हैं। अब अभी तक तो यही था कि भाई आरोप है, लेकिन अब तो सबूत सामने रखे हुए हैं, और वो आपके जो समर्थक हैं उन्हीं के मोबाइलों में से निकल रहे हैं। तो उसके बाद इस्तीफा एक तरीके से लिया गया उनसे। तो सबसे बड़ी बात तो ये सवाल यही उठ रहे हैं कि अब तक धनंजय मुंडे को जो बचाया जा रहा था, क्योंकि पुलिस के पास तो ये सबूत पहले से ही आ गए थे, और जाहिर सी बात है कि जो सीएम है वो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस के जो सबूत आए हों उनको भी इस चीज़ की खबर मिल गई होगी कि भाई इस तरीके के सबूत बरामद किए गए हैं, जिसमें ये इनका बच पाना मुश्किल है, गिरफ्तारी होनी तय है। और अब इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री रहते हुए ही गिरफ्तारी करनी पड़े जांच एजेंसियों को, क्योंकि करनी तो पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस समय जिस तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं, उस समय धनंजय मुंडे का बचना बहुत मुश्किल है। अब सरकार चाहे कि जांच एजेंसियों की भाई किसी और दिशा में घुमा दे, लेकिन जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं और आरोपियों के जिस तरीके से कनेक्शन धनंजय मुंडे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में अगली कार्रवाई धनंजय मुंडे पर ही होनी है। लेकिन क्या पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि सहयोगी गठबंधन की सरकार चल रही है, अजीत पवार के बेहद करीबी हैं, और ओबीसी वोट का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी वोट के दम पर बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसमें ओबीसी वोट की सबसे बड़ी भूमिका है। तो क्या धनंजय मुंडे के ऊपर कार्रवाई होगी? खाली इस्तीफा भी आपने ले लिया, 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि क्लीन चिट, मतलब किसी और को दोषी बता के आप रिसफल करके दोबारा से मंत्रिमंडल विस्तार करके और धनंजय मुंडे की एंट्री करा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके के सबूत आ रहे हैं, उसमें धनंजय मुंडे के खिलाफ और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इस्तीफा तो उनको देना ही था, देर से आया ये इस्तीफा। तो पहली बात तो यही, उनको जब जिस तरीके से उन पर आरोप लगे थे हत्याकांड में शामिल होने के, उसके बाद उनको मंत्री ही नहीं बनाया जाना चाहिए था। क्योंकि यही तो सवाल उठ रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है, और अब इस्तीफे के बाद भी ये कह रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों की गई। इसका मतलब कि जब सर से पानी ऊपर हो गया है और अब ये कंफर्म हो गया कि उनकी किस तरह से उसमें संलिप्तता है, तब जाकर आपने इस्तीफा लिया है। तो ये तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन अब इसको किस तरह से देखा जाए कि जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं या जो तमाम दूसरे मंत्री भी हैं, उन पर भी बहुत सारे आरोप हैं, क्या उन पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा? और जो धनंजय मुंडे कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी, क्या सच में लगने वाली है?
नहीं, जिस हिसाब से बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस समय नरेंद्र मोदी की स्टाइल में सरकार चला रहे हैं कि विपक्ष जो डिमांड करेगा हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि धनंजय मुंडे के केस में यही दिखाई दिया। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरह की सरकार नहीं चला रहे हैं। हाँ, सरकार तो इस बार उन्होंने जितने बार यू टर्न लिए हैं 10 साल में नहीं लिए, उससे 2-4 गुने ज़्यादा यू टर्न वो 1 साल में ही ले चुके हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी दिखाने की कोशिश वही कर रहे थे कि जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं उसी तरीके से हम सरकार चलाएंगे। इसीलिए उन्होंने मंत्रियों को, जो निजी स्टाफ हैं, उनकी भी नियुक्ति नहीं करने दी। हर जगह देवेंद्र फडणवीस का ही दखल दिखाई दे रहा है। मंत्रियों को एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि हर मंत्री के पास में फडणवीस अपना एक जासूस छोड़ना चाहते हैं, तो उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। और विपक्ष जो भी डिमांड कर रहा है, आप महाराष्ट्र में 3 महीने हुए हैं सरकार को, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो भी डिमांड हो रही है उसको माना नहीं जा रहा है। तो उस पैटर्न तो लगभग वही चल रहा है। लेकिन जो धनंजय मुंडे वाला केस है, क्योंकि इस मामले में सारे सबूत सामने आ गए थे। नहीं, उससे पहले तो आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस लगातार मना कर रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन मजबूरी फंस गई थी कि एक तो सत्र विधानसभा का चल रहा है, विधानमंडल का सत्र वहाँ चल रहा है, क्योंकि वहाँ विधान परिषद भी है, और इस सत्र के दौरान इस तरीके के सबूत सामने आ जाना, तो जाहिर सी बात है सरकार विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन बाकियों के इस्तीफे हमें तो नहीं लग रहा कि देवेंद्र फडणवीस इस तरीके, क्योंकि यदि विपक्ष के दबाव में इस्तीफे लेने होते तो अब तक तो कई मंत्रियों को वहाँ इस्तीफे हो गए होते। लेकिन विपक्ष अब दबाव बना रहा है, और दबाव ये बना रहा है कि अब सीधे देवेंद्र फडणवीस को ही इस्तीफा देना है, क्योंकि जिसकी मंत्रिमंडल में, जिसके मंत्रिपरिषद में इतने मंत्री दागी हैं, तो वो सरकार कैसे चल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष का कहना है कि सरकार फेल है, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लौंडे पाटिल, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। निश्चित तौर पर उनके देवेंद्र फडणवीस के मंत्रियों पर ही नहीं, बल्कि उन पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख, इनका जिस क्रूरता से, जिस निर्दयता से खून किया गया है, उसके तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से अपने आप को सब कुछ समझता था। क्या कोई इंसान इस बात पे भरोसा करेगा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जो खुद मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, उन्हें ये 2 महीने पहले पता नहीं था? जो तस्वीरें आज सामने आई, जो अपने आप में सारा गुनाह बयां करती है, क्या ये देवेंद्र फडणवीस जी को पता नहीं था? ऐसा कोई मान लेगा? इतना कोई मूर्ख है? इस्तीफा तब हुआ है जब ये तस्वीरें सामने आई है, जनता के सामने आई है, सरकार के सामने, गृह मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने तो पहले भी थी। तो हमारा सवाल है कि क्या इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? केवल धनंजय मुंडे के इस्तीफे से बात हो जाएगी? इतनी क्रूरता करने वाली पार्टी, उसके नेता, उनको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे। कोई श्रेय लेने की कोशिश न करे, ये मीडिया भी न चलाए कि देवेंद्र फडणवीस जी तो 2 महीने पहले ही चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दे। चाहने से क्या होता है, कृति बयां करती है। आप कितनी ताकत से लोगों के पीछे खड़े हो, आप कितनी ताकत से ईमानदारी दिखाते हो। ये अतुल पाटिल कह रहे हैं, सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार बता रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, क्या उनको नहीं पता था? लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में है कि सब कुछ पता था, और इस्तीफा उनसे तब लिया गया जब पानी सिर से ऊपर हो गया। लेकिन क्या दूसरे दागी जिनके ऊपर और आरोप हैं उनके भी इस्तीफे होंगे? मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही जो महत्वपूर्ण बात कही थी, सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि कोई भी दागी हमारी सरकार में नहीं होगा। तो अब इसको क्या होगा? और अगर कोई दागी मुख्यमंत्री है तो निश्चित तौर पर उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बिल्कुल समीर जी, अगर कोई दागी मंत्री है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि धनंजय मुंडे ने 2 महीने बाद इस्तीफा दिया है, लेकिन उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अभी भी उन्होंने इस्तीफा दिया है और बर्खास्त नहीं किया गया। इस्तीफा भी उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर दिया, उस केस के आधार पर नहीं दिया है। यानी यहाँ भी जो है वो उसमें तो अपनी सफाई दे रहे हैं। एक बार हम लोग फिर इस्तीफे की कॉपी दिखाएंगे, उसमें वो सफाई दे रहे हैं कि जब बताना चाह रहे हो कि उसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। हाँ, उसमें यही बताना चाह रहे हैं कि उनकी उसमें जो है
है कोई संलिप्तता नहीं है, तो ये एक तरीके से समीर जी देखा जाए तो साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि मतलब उन्होंने जो दिया है इस्तीफा वो सरकार को दबाव में लेके दिया है, वो सरकार के दबाव में नहीं है। यानी इस्तीफा भी उन्होंने अपनी शर्तों पर दिया है, ये साफ तौर पे बात समझ में आ रही है। और जो अतुल पाटिल कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस को 2 महीने पहले ही पता था जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था या उनको बर्खास्त कर दिया चाहिए था। और अगर नहीं होता है तो देवेंद्र फडणवीस भी इसके लिए दोषी है, तो उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, ये उनका साफ तौर पर कहना है समीर जी। बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है, चूंकि गृह मंत्रालय है, जांच एजेंसियां उनके पास है, और यह कैसे हो सकता है कि उन तस्वीरों की जानकारी देवेंद्र फडणवीस को नहीं थी, और अगर थी तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं लिया या उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया। अब आखिर इतना लंबा समय बीतने के बाद उनका इस्तीफा क्यों लिया गया है, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो धनंजय मुंडे ने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने जो कारण बताए हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस की वजह से, जिस मामले में जो इतना चर्चित मामला हो गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनके जो वहां पर अभियुक्त हैं, जिन पर आरोप है, उनके साथ धनंजय मुंडे के बहुत अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं, उसको वो उसका कारण नहीं बताते हैं, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे की बात करते हैं। धनंजय मुंडे ने ट्वीट कर लिखा है, जो अपने इस्तीफे की जानकारी दी है, उसमें लिखा है कि मेरी पहले दिन से ही दृढ़ मांग रही है कि बीड जिले के मासाजोग में संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। मेरी सूझबूझ और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक से नहीं चल रही है, इसे देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसलिए चिकित्सा कारणों से भी मैंने कैबिनेट में अपने मंत्री पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अब ये किस अपनी सूझबूझ का जिक्र अमलेंदु जी उस मामले में कर रहे हैं या फिर इस ट्वीट में कर रहे हैं जो वो लिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए वो जो लिख रहे हैं, जो एक तरह से देखा जाए सूझबूझ का शब्द का वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मराठी में हालांकि लिखा है इस्तीफा, लेकिन सूझबूझ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी समीर जी फिर वही बात है कि उन्होंने सूझबूझ से इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य कारणों से दिया है। जी हाँ, सूझबूझ से स्वास्थ्य कारणों से ये मामला नहीं है, ये उसमें ये मामला नहीं है, और उनका दिल बहुत दुखी हुआ वो तस्वीरें देखकर, इतना है बस। लेकिन इस्तीफा उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से दिया है, इस मामले पे इस्तीफा नहीं दिया है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने इस्तीफा देने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस को कमजोर मुख्यमंत्री साबित कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस उस आधार पर इस्तीफा नहीं ले पाए, ना बर्खास्त कर पाए। ये चुनौती एक तरीके से समीर जी देखा जाए तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दी है। इस्तीफा देने के बावजूद चुनौती जो है वो देवेंद्र फडणवीस को दी गई है समीर जी। और इस मामले में निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह से घिरे दिखाई पड़ रहे हैं, विपक्षियों की ओर से भी और महायुति गठबंधन के दूसरे नेताओं की ओर से भी। निश्चित तौर पर धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब यह दबाव बढ़ेगा कि जो दूसरे मंत्री हैं उन पर भी जो तमाम गंभीर आरोप दर्ज हैं उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस्तीफे का यह सिलसिला कब तक चलेगा, आगे तक चलेगा, और जैसा विपक्ष कह रहा है कि खुद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये कहीं रुकेगा, क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यही है कि धनंजय मुंडे जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके ऊपर गंभीर आरोप थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बताया जा रहा है कि उनको अजीत पवार तक से उन्हें सिफारिश करानी पड़ी कि आप मुंडे को समझाइए इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे ने बहुत ही प्रसन्नता से, एक खुशी उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी जब उन्होंने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की जानकारी मीडिया को दी। एक बार फिर उस बाइट को सुन लेते हैं, छोटी सी बाइट है लेकिन वो बता रही है कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे से देवेंद्र फडणवीस को कितनी राहत मिली है। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तो अब महाराष्ट्र में राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। अब मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है, दूसरे मंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की। तो अब आगे क्या होता है ये बहुत देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इधर
चुनाव आयोग एक बार फिर बुरी तरह से घिरता नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों ने गंभीर आरोप उस पर एक बार फिर लगाए हैं। अब की बार आरोप लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वही आरोप लगाए गए हैं जो अब तक दूसरी विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं अलग अलग राज्यों में। महाराष्ट्र में लगे, हरियाणा में लगे और दूसरे राज्यों में भी लगे कि किस तरह से मतदाताओं की सूचियों में हेरफेर किया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में भी लगे। वही अब तृणमूल कांग्रेस का जवाब तो दिया है, लेकिन उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है चुनाव आयोग को कि उस पर वो स्पष्टीकरण दे जो आरोप लगे हुए हैं। माना तो है चुनाव आयोग ने भी, यानी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर कर गए हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब देने की। क्योंकि अब नए चुनाव आयुक्त तो उसी शैली में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, एक बड़ी चुनौती है, जैसा वो जवाब दिया करते थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, जैसा वो जवाब दिया करते थे उस तरीके का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और जो राजीव कुमार जी कर गए हैं उसको नए चुनाव आयुक्त जो आए हैं वो झेलेंगे, ये समझा जाए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की छवि धूमिल करके गए हैं राजीव कुमार, समीर जी कोई नई सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे राजीव कुमार पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं और ये लोकतंत्र के साथ छल है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि जो चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया समीर जी, उसमें उसने एक तरीके से माना है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं। वो आरोप इस तरीके से सही है कि एक ही एपिक नंबर कई लोगों के पास हो सकता है, जबकि एपिक नंबर जो है समीर जी वो यूनिक होता है। ठीक उसी तरीके से जैसा एक आधार कार्ड पे दो लोग नहीं हो सकते, एक पैन कार्ड पे दो लोग नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से एक एपिक नंबर पे दो लोग नहीं हो सकते। यहां तो एक एपिक नंबर पे कई लोग हैं, हजारों तक बताए जा रहे हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो जो सूची है, मतदाता सूची, वो कांग्रेस को एक्सेल शीट में देने से इनकार कर रहा है और नहीं दे रहा है। और हाईकोर्ट में भी जाके कह रहा है कि हम 3 महीने में इसका हम बताएंगे कि हमको क्या करना है। और अब कह रहा है चुनाव आयोग कि हम जो ये विसंगतियां इनको दूर कर लेंगे, अब यूनिक एपिक नंबर रहेगा। तो अब क्यों रहेगा, आपने पहले क्यों नहीं किया, सवाल ये उठ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली हैं वो भी चुनाव आयोग की इसी गड़बड़ी की वजह से मिली हैं। और हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो भी इसी तरीके से बनी है। और इसी तरीके से बिहार और बंगाल में भी तैयारियां की जा रही हैं गड़बड़ियां करने की, ये विपक्ष का आरोप है। तो अब इस पे जो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, उसको कल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में। और डेरेक ओब्रायन जो उनके राज्यसभा में नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और कीर्ति आजाद जो राज्यसभा सांसद हैं, वो दोनों उसमें मौजूद थे। उन्होंने काफी गंभीर आरोप समीर जी लगाए हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है कीर्ति आजाद ने और डेरेक ओब्रायन ने। पहले कीर्ति आजाद को सुनते हैं, चुनाव आयोग पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। और अब एक 24 घंटे का समय भी दिया है कि 24 घंटे के भीतर वो उन आरोपों का जवाब दें। आरोप सुनते हैं, कीर्ति आजाद को सुन लेते हैं कि किस तरह के आरोप पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में हेरफेर के लगाए गए हैं। खेद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने अपने इस बात में माना तो है कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन ये नहीं माना कि उनसे कोई गलती हुई है। अगर विश्व भर में सब देशों में संविधान है, कुछ एक जगहों पर डिक्टेटरशिप जरूर है, लेकिन इस प्रकार की संविधान की अवहेलना कहीं नहीं हुई। एक बार मुझे याद है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई केज्ड पैरेट है, पिंजरे में बंद एक तोता है। मैं जानना चाहता हूं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिंजरे में बंद एक मैना है? तो सीबीआई को तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सरकार का तोता है, पैरट है, उसी की भाषा बोलता है, जो कहता है रिपीट कर देता है। अब ये क्या है? अब उसके लिए कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है क्या मैना है, लेकिन आरोप जो हैं बेहद गंभीर हैं। अमलेंदु जी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कम से कम चुनाव आयोग ने उन आरोपों को एक्सेप्ट तो किया है, जैसा कीर्ति आजाद कह रहे हैं। अभी तक तो जो जवाब दिया जाता था सीधे तौर पर कह दिया जाता था राजनीतिक दलों को कि ये झूठे हैं। उसमें इतना बड़ा आरोप लगाते हुए बिल्कुल नहीं हिचकता था चुनाव आयोग, जो कि इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल समीर जी, बिल्कुल नहीं हिचकता था, बल्कि उल्टा दोषारोपण कर देता था और धमकी दे देता था कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज ना फैलाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बहुत बदतमीजी से चिट्ठी जो थी चुनाव आयोग ने लिखी थी, बेहद मतलब आपत्तिजनक भाषा में चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी थी। और इसको लेकर काफी सवाल भी उठे थे कि चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भाषा लिख सकता है, क्या चुनाव आयोग की चिट्ठियां भी भारतीय जनता पार्टी लिख रही है? ये सवाल उठे थे विपक्ष की तरफ से समीर जी। और अब जो डेरेक ओब्रायन ने कहा है, उनका है कि पहले क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझाइए डेरेक ओब्रायन ने, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है और चुनाव आयोग इस पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए
अब दबाव में आना शुरू हो गया, चूंकि जब चुनाव को ये लगा कि विपक्ष ने तैयारियां कर ली हैं, उसका जो धंधा है जो हेरा फेरी का, उसको पकड़ लिया है और ये अब बड़ा मसला बन सकता है। चूंकि ममता बनर्जी ने खुली चैलेंज दिया था कि अगर मैं 26 दिन धरने पर बैठ सकती हूं तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठूंगी। तो ये लगा कि अब जनता जो चुनाव आयोग पर धावा ना बोल दे कि चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है और चुनाव की गड़बड़ियों की वजह से बीजेपी की सरकारें बन रही हैं, तो अब घबराकर ये स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन हम उसको ठीक कर रहे हैं। और उसके दूसरे बताए गए हैं कि वो ER नोट करके कोई प्लेटफॉर्म है उसमें गड़बड़ियों की वजह से हुआ, हमारे जो मतदान अधिकारी थे उनकी गड़बड़ियों की वजह से हुआ। यानी जिम्मेदारी डालने की प्लेटफॉर्म पे या मतदान अधिकारियों पे कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना यह है कि इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंसी हायर की है। वो एजेंसी पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम डिलीट कर रही है। उन्हीं एपिक नंबर पे गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम डाले जा रहे हैं। एक एक एपिक नंबर पे कई नाम डाले जा रहे हैं। ये उनका गंभीर आरोप है और एक तरीके से उसको स्वीकार कर लिया है चुनाव आयोग ने। ये बिल्कुल, तो एक स्वीकार कर लिया है, लेकिन जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी अब ये पता चल गया है कि किस तरह से संसद से लेकर सड़क तक उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। महाराष्ट्र में कई गांव ने इस तरह से वहां पर मॉक पोलिंग की, जिसमें यह बताया गया कि कैसे यहां हेर फेर करके चुनाव जितवाया गया है बीजेपी को, ये वहां के लोगों का। और जिस तरह से अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से उसको एक चेतावनी मिल रही है कि उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए चुनाव आयोग के सामने भी धरना दिया जा सकता है। अब चुनाव आयोग ये स्वीकार करता हुआ दिख रहा है। क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। This epic scam was exposed by the All India Trinamool Congress on the 27th of February. Who exposed it? The founder chairperson of the All India Trinamool Congress, our parliamentary party chairperson and the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Then, yesterday on the 2nd of March at 8 AM, the All India Trinamool Congress sent out a notice. Within 2.5 hours on a Sunday morning, the Election Commission issues a statement. Sunday morning. So who was caught red? तो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग उनको स्वीकार भी कर रहा है। हालांकि उसमें उसकी कारण तकनीकी गड़बड़ियां बताकर एक तरह से उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरोप ये बड़े हैं और सीधे तौर पर ये आरोप वही हैं जो पहले लग चुके हैं दूसरे राज्यों की विधानसभा के चुनाव के समय, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे राज्य हो। और अब बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि मतदाता सूचियों में दूसरे राज्यों के लोगों को पश्चिम बंगाल में मतदाता बना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में 2-4 के केस होंगे तो तकनीकी खामी हो सकती है, हजारों की संख्या में और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एक प्लान्ड वे में अगर ऐसा हो रहा है तो ये तकनीकी खामी नहीं हो सकती है। बिल्कुल समीर जी, ये तकनीकी खामी नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। जो साकेत गोखले हैं राज्यसभा सदस्य तृणमूल कांग्रेस के, उनका भी कहना यही है कि ये तकनीकी खामी नहीं है। उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन गड़बड़ियों को बेशर्मी के रूप से जो है वो इसको स्वीकार करने से बच रहे हैं कि ये जो है वो जानबूझकर किया गया है। वो उसको एक कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी को उन्होंने एक जवाब दिया है, उसमें वो कवर अप करने की इसकी कोशिश कर रहे हैं। इधर कोई बड़ी खबर लेकर अविनाश जी आ गए। जी अविनाश जी। हाँ, जो संभल में जामा मस्जिद का जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर पिछले दिनों हिंसा भी हुई थी, तो अभी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि भाई, क्योंकि हाई कोर्ट ने सभी चीज़ों पर रोक लगा रखी है वहाँ पर कि तो इस पर क्योंकि लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे रमजान के महीने में, तो इसकी साफ़ सफाई करवाई जाए और इस पर सफ़ेदी करवाई जाए। तो साफ़ सफाई की इजाज़त तो मिल गई थी, लेकिन सफ़ेदी करने की इजाज़त अभी नहीं AISI की तरफ से नहीं दी गई थी। तो इसको लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से फिर से सुनवाई के लिए डिमांड की गई थी और जो आज उस पर सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में, तो वहाँ पर जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी तरफ से यह कहा गया कि भाई ये जो मामला है, क्योंकि जो यूपी सरकार भी ज़मीन अपनी बता रही है तो और इस पर मंदिर का भी दावा हो रहा है, तो ये मस्जिद नहीं है, इसको विवादित संरचना करार दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उसको, अपने जो जस्टिस हैं उन्होंने अपने स्टेनो से कहा कि इसको मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखिएगा।
तो मतलब अब वो शाही मस्जिद वाला जो केस है अब उसको हाई कोर्ट में विवादित ढांचे के रूप में चलाने की एक तरीके से परमिशन दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है इससे अब ये विवाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया था कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं की जानी चाहिए जो धार्मिक संरचना उसमें परिवर्तन का मामला वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए। सर्वे की तरफ तो रोक लगाई दी गई थी, लेकिन जहां सर्वे हो चुके थे वहां सर्वे रिपोर्ट को रोक लगा दी गई थी कि भाई उस पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य मामला चल रहा है वर्शिप एक्ट को लेकर ही चल रहा है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस एक्ट को मान लिया जाता है तो इस तरीके के जो सुनवाइयाँ वैसी अपने आप खारिज हो जाएंगी। लेकिन अब इसको विवादित ढांचा करार देना हाई कोर्ट की तरफ से, तो क्या ये दूसरा अयोध्या की पुनरावृत्ति होते हुए देखी जा रही है क्या? ये बिल्कुल। अब ये सवाल चूंकि कई केसेस जो हैं वो पैरेलल चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला हो और मथुरा का मामला हो और ये, लेकिन यहां अब एक कदम बढ़कर जिस तरह से अगर हाई कोर्ट की ओर से उसको विवादित ढांचा बताया गया है तो निश्चित तौर पर ये उसी की पुनरावृत्ति होती दिखाई पड़ रही है। और जिसकी वजह से वर्शिप एक्ट लाया गया था कि ये जितने जो विवादित ढांचे हैं 3000 से भी ज्यादा यहां पर हैं उन पर आगे कुछ ना हो, उसको उस तरह के विवादों को रोकने के लिए। लेकिन अब अगर उसको विवादित ढांचा एक बार कह दिया गया है, यहां तो कही दिया गया है, अब दूसरे जो विवाद है अब लगता है कि वहां भी इसी तरह के अब आएगा और वर्शिप एक्ट की जो अपनी उसका जो महत्व है फिर वही अपने आप खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और सबसे बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि निचली अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है वो निचली अदालत में पेश की गई संभल की में, तो जाहिर सी बात है अभी तक निचली अदालत भी इसको मस्जिद मानकर सुनवाई कर रही थी। लेकिन जब हाई कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा बोल दिया है तो अब आप देखेंगे कि जब अगली सुनवाई जब होगी निचली अदालत में सर्वे को लेकर तो वहां पर भी अब उसको विवादित ढांचे के रूप में ही मस्जिद को लिखा जाएगा। तो इससे सीधी सीधी शायद एक तरीके से कि दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो चाहती है, जो हिंदू संगठन चाहते हैं, बीजेपी को तो नहीं बोलना चाहिए, जो हिंदू संगठन है जो चाहते हैं लगभग उसी दिशा में कोर्ट का फैसला जाते हुए दिखाई दे रहा है। कि सबसे पहले तो इसका विवाद जिस तरीके से खड़ा किया गया था सर्वे के नाम पर, उसके बाद वहाँ जो जिस तरीके की हिंसा भड़की और उस पर जो जिस तरीके से फिर उसके बाद एक 25 कार्रवाइयाँ भी शुरू हुई हैं। लेकिन अब जो चीज चाहते थे हिंदू संगठन कि सबसे पहले जो मस्जिद है इसको विवादित करार दिया जाए, कि अभी तक तो कोई विवाद उस पर था ही नहीं, पहले तो सर्वे के बाद से ही विवाद शुरू हुआ है और देखा जाए तो हिंदू संगठनों की उस डिमांड को मान लिया गया है। अब मस्जिद कमेटी की तरफ से चर्चा चल रही है कि क्या इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस मामले को या तो पुनर्विचार याचिका वो हाईकोर्ट में डालेंगे और नहीं तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मस्जिद को मस्जिद के रूप में ही देखा जाए, उसको विवादित ढांचा करार देने का मायने ये हो जाएगा कि भाई इस पर एक तरीके से विवाद चल रहा है। जबकि जो मस्जिद कमेटी तो साफ कहना है कि भाई वर्शिप एक्ट के लागू हुआ है तो इस तरीके का कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, वर्शिप एक्ट लागू है और उस पर नहीं विवाद होना चाहिए, लेकिन जब ये मामले कोर्ट में जाने शुरू हुए चाहे जिन वजहों से, तभी ये कहा जाने लगा कि इसका मतलब अब जब कोर्ट में आप जाना शुरू कर दिए हैं तो ये उसी तरफ जाने की एक कोशिश है, क्योंकि बिल्कुल वही चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला हो, मथुरा का मामला हो, इनकी भी कोर्ट में उसी तरह से शुरुआत हुई जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की शुरुआत हुई थी। और उस तरह के मामले आगे न बढ़े इसी मकसद से 1991 का यह लाया गया था। अब संभल की जामा मस्जिद को हाई कोर्ट में भी विवादित ढांचे के रूप में एक तरह से स्वीकार किया जा रहा है। तो अब इस तरह के मामले आगे जाकर उनका क्या स्वरूप होता है, क्या सुनवाई होती है, कोर्ट की ओर से क्या फैसले आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सवाल ये उठता है समीर जी, जो एक व्यवस्था का प्रश्न है, वो व्यवस्था का प्रश्न ये है क्या हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? जी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पे आगे कुछ नहीं हो सकता तो ये आगे चल कैसे रहा है? उसका नाम ही स्वरूप ही बदल दे रहे हैं, स्वरूप आप बदल दे रहे हैं। मतलब मैं अगर जाके चला जाऊं कि ये हाई कोर्ट जो बना हुआ है ये मेरी जमीन है तो हाई कोर्ट की विवादित हो जाएगा, विवादित ढांचा हो जाएगा। याचिका लगा दे तो स्वीकार हो जाएगी कि हाई कोर्ट विवादित ढांचा हो जाएगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोअर कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अभी टिप्पणी की थी जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कि ये उन हाई कोर्ट्स में से है जो समझ में ही नहीं आता यहाँ चल क्या रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत गंभीर टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी समीर जी। तो ये चल क्या रहा है यहाँ, ये समझ में आ रहा है। यानी हाई कोर्ट जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस जो सिंगल बेंच की जज हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर के अपने आदेश पारित करना, तो ये व्यवस्था का प्रश्न है समीर जी। बिल्कुल, और सीधे तौर पर न्यायपालिका जो एक स्वतंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्र इसलिए ही है ताकि सरकारें मनमानी न करें, लेकिन उस न्यायपालिका के भीतर भी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कई मामलों में ये कहना पड़ रहा है, चाहे वो ईडी सीबीआई वाले बहुत सारे मामले, उनमें बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट कर क्या रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट पर इतनी सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि पता नहीं दिल्ली हाई कोर्ट में चल क्या रहा है। आप 30-40 पेज के जो हैं एंटीसिपेटरी बेल पर आप फैसले लिखते हैं और लोअर कोर्ट को आप ये संदेश देते हैं कि आपको जमानत रद्द करनी है और इसको दोषी ठहराना है, उसके लिए ये हमने तथ्य निकाल दिए। यानी आप लोअर कोर्ट्स को ये बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ये समझ रहा है, इसलिए आप इसको सजा दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है समीर जी। तो क्या चल रहा है न्यायपालिका में, ये भी अब बहस का विषय है, और न्यायपालिका भी ऐसी कोई पवित्र चीज नहीं है जिस पर बात नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, और वही सीधी सी बात है कि आप जो अगर एक पक्ष कह रहा है उसी के मुताबिक लगातार उस केस में डेवलपमेंट हो रहा है, आदेश आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है। चूंकि न्यायपालिका के पास कोई भी पीड़ित तब जाता है जब उसको सब जगह से उसको अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन अगर वहां ऐसा होगा तो फिर न्यायपालिका की विश्वसनीयता और उस पर जो लोगों का भरोसा है उसका क्या होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया की जो चीफ है माधवी बुच, बहुत उन पर गंभीर आरोप थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। सेबी प्रमुख माधवी बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई गई है। 3 मार्च को माधवी बुशपुरी ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको याद होगा, बहुत ही तमाम आरोपों से घिरी हुई है। सीधे तौर पर इनका आरोप है कि तमाम कंपनियों के साथ इन्होंने शेयर मार्केट को किस तरह से उसको एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बहुत से आरोप लगे थे और उस आरोप में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घिरे हुए थे। इस्तीफा तो उनका तब नहीं मांगा गया, लेकिन अब रिटायर हुई है तो उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अब रोक लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। हाँ समीर जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन हो सकता है कि इसके खिलाफ लोग जिन लोगों ने शिकायत की थी वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि आप इस पर कराइए, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकती है, तो मामला चलेगा। लेकिन ये एक गंभीर मामला है और इसमें फिलहाल जो है एक तरीके से कहा जाए वो राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है माधवीपुरी बुच को, और फिलहाल उनके ऊपर से एफआईआर की तलवार थी जो लटक रही थी उनके ऊपर, वो हट गई है। वो चैन की सांस ले सकती हैं कि उनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन अदालती प्रक्रिया है, ये आगे बढ़ेगी और कभी भी फंस सकती है। चूंकि जिस तरीके से सबूत जुटाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमले कर रही है। राहुल गांधी, पवन खेड़ा ने इस पर बाकायदा एक कई सीरीज में वीडियो बनाए और पूरी तरीके खोला कि किस तरीके से माधवीपुरी बुच ने क्या क्या गड़बड़ियां की, किस तरीके से ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट जो है उनका है, ये तमाम बातें आ चुकी हैं। तो घिरी हुई तो है माधवीपुरी बुच, लेकिन यही है कि कब तक बच पाती है सरकार, कब तक उनको बचा पाती है। जी बिल्कुल, सरकार कब तक बचा पाती है। अब अदालत में भी अगर उनका बचाव मजबूत होता है, एफआईआर दर्ज करने पर तो रोक लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन अब उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद गंभीर किस्म के आरोप हैं माधवीपुरी बुच पर कि उन्होंने निजी हितों में और किस तरह से उन्होंने पूरी मार्केट को अपने हिसाब से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके अपने पद का इस्तेमाल किया, प्रभाव का इस्तेमाल किया, और यहां तक कि उनको सेबी का प्रमुख बनवाए जाने के पीछे भी एक जिस तरह की एक रणनीति थी, कहिए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए षड्यंत्र था, उसको लेकर भी वो काफी विवादित रही। उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उस षड्यंत्र में शामिल थे, ऐसा विपक्ष का आरोप था। तो फिलहाल तलवार जो लटकी हुई थी एफआईआर की, अब वो तो उससे वो थोड़ी उनको राहत मिली है, लेकिन ऐसा आगे भी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन अदालत के यानी न्यायपालिका के भी तमाम फैसले, आदेश और वहां जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, चाहे संभल की जामा मस्जिद का मामला हो या फिर इस तरह के जो जांच एजेंसियों के मामले हों, इसको लेकर। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से घिरा हुआ है और चुनाव आयोग पर
आरोप के बाद आरोप, एक ही तरह के आरोप बार बार लग रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये जरूर है कि चुनाव आयोग ने अब उन अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को कम से कम आंशिक रूप से ही सही लेकिन स्वीकार किया है। हाँ बिल्कुल, आंशिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया है और अब उस तरीके के बदतमीजी के जवाब नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। अब जो आया वो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया और ये बताने की कोशिश की है कि वो किस वजह से ऐसी गड़बड़ियां हुई। हालांकि उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो है कवर अप है और गड़बड़ियां इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि जो तर्क दिए गए हैं उसको साकेत गोखले ने, हालांकि उनका बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसको यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत समय उसी में चला जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। उन्होंने बिंदुवार उन्होंने उस पर कहा है कि किस तरीके से गड़बड़ियाँ की गई हैं और ये जो तर्क दिए हैं चुनाव आयोग ने वो ठीक नहीं है और वो अपना कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर जी बिल्कुल, वो एक तरह से अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन अब एक कहिए कि व्यापक जवाब की मांग की है तृणमूल कांग्रेस ने। 24 घंटे का समय दिया है, चुनाव आयोग का जवाब उस पर क्या होता है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप है। दूसरे राज्यों के लोगों को पश्चिम बंगाल में वोटर बनाए जाने का मामला है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो संजय राउत कह रहे थे कि इनके 90 लाख कितना, उन्होंने कहा कि 40 लाख के 39 लाख 40 लाख वोटर हैं जो वही महाराष्ट्र में भी है। उसके लिए क्या उन्होंने ये फ्लोटिंग वोट्स हैं, फ्लोटिंग वोट जाके वोट डाला, हाँ, कहीं भी आगे वोट डालाते हैं। अभी ये महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में चुनाव था, अब ये दिल्ली आ गए हैं, अब दिल्ली से बिहार चले जाएंगे, बिहार से बंगाल और बंगाल से उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। तो उन्होंने पूरा रूट भी उसका बता दिया था और अब वो चीजें, वो आरोप कैसे सही होते दिख रहे हैं और चुनाव आयोग अब उसको किस तरह से बताता है कि तकनीकी खामी बताकर ही रह जाता है या नहीं। लेकिन केवल इतना बताकर चुप हो जाना, वो शायद ना तो तृणमूल कांग्रेस उसको स्वीकार करने वाली है और ना ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां। तो इस मुद्दे पर अब चुनाव आयोग के सामने एक गंभीर चुनौती दिखाई पड़ रही है। तो बने रहिए डीबी लाइव के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, और हमारे जो नियमित प्रोग्राम हैं उनको आप देखते रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।